नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में एजुकेशन फॉर नॉलेज में। आज के इस वीडियो में झारखंड करंट अफेयर और झारखंड करंट अफेयर हम लोग जनवरी से जून 2026 कंप्लीट करेंगे। आने वाले 1 से 2 सालों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आज हमारा पार्ट 1 होगा। हम लोग बहुत अच्छे से यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे और रिवीजन करेंगे। तो आज के वीडियो में हमारा जो है 80 प्रश्न है और 80 के 80 सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है और रिसेंट में ये सारे समसामयिक करंट अफेयर घटना, हाल ही में जो भी घटना झारखंड से संबंधित घटे हैं वो सारे प्रश्न इसमें शामिल किया गया है। तो आप प्रैक्टिस और जब रिवीजन करेंगे तो आपके लिए जो है चीज़ें बहुत अच्छे से रिमेंबर होगा, लर्न होगा, आपको याद भी होगा और इसी प्रकार से आपको समराइज होगा, कॉन्सेप्ट भी आपका इसमें समझ में आएगा और चीज़ों आपका रिपीटिशन और रिवीजन होने से आने वाले जेपीएससी में कुछ महीनों के बाद आपको यहाँ से बेनिफिट करेगा। करंट अफेयर साल 2026 का जो 6 मंथ का करंट अफेयर है, आज हम लोग पार्ट 1 में 80 प्रश्न देख रहे हैं। तो यहाँ पे कोई एक्सप्लेनेशन या कोई व्याख्या नहीं करेंगे क्योंकि सिर्फ हम लोग क्वेश्चन आंसर देखेंगे, क्योंकि हमारे पास अभी पार्ट 2 आएगा करंट अफेयर जनवरी से जून, इसी प्रकार से पार्ट 3 भी आएगा, उसी में हम लोग कुछ प्रश्नों को रिवीजन करेंगे। और ये आपका करंट अफेयर विद स्टैटिक जीके जो झारखंड से संबंधित है, बहुत छोटा छोटा प्रश्न है, यहाँ देख सकते हैं महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर है। तो ये किस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो जेपीएससी और जेएसएससी और झारखंड के तमाम एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट होगा। आने वाला 4 से 5 महीनों के बाद आपके लिए सारे इंपॉर्टेंट होंगे, रिलेवेंट होंगे। आप इसे पढ़ रखिए, आपको जब एग्जाम आएगा उस समय रिवीजन करने में आपको घंटों नहीं लगेगा, आसानी से आप इसको रिकॉल करके आप जो है करंट अफेयर में बढ़त बना सकते हैं अपना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हमारे इंडियन ज्योग्राफी का आप लेक्चर देख सकते हैं, आप झारखंड जीके का देख सकते हैं, जो है पीवाईक्यू भी देख सकते हैं, सीरीज भी देख सकते हैं। झारखंड करंट अफेयर में जो भी अपडेट आ रहा है उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और भी अच्छे अच्छे प्लेलिस्ट है, आप जाके प्लेलिस्ट जरूर विजिट कीजिए। तो चलिए प्रश्न हम लोग एक एक करके कंप्लीट करते हैं, बहुत ही फास्ट और क्विकली कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे ताकि आपका रिविजन जो है आसानी से हो सके। झारखंड हाई कोर्ट के 18वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं, तो हमारा 1 का आंसर सी हो जाएगा, जस्टिस महेश चंद्र शरद चंद्र सोनाक। तो आप इसे सोनाक याद भी रख सकते हैं, सिंपल जस्टिस सोनाक। तो आप इसे याद रखिएगा, जस्टिस महेश शरद चंद्र सोनाक को जो है झारखंड हाई कोर्ट के 18th चीफ जस्टिस मुख्य न्यायाधीश बनाया गया। वहीं आपका अगला प्रश्न है, देख सकते हैं कि झारखंड के नए एडवोकेट जनरल कौन नियुक्त हुए हैं। तो यहाँ पे आपका 2 का करेक्ट आंसर जो है ये होगा रोहितासाय रॉय, जो कि इम्पोर्टेंट है। एडवोकेट का मतलब महाधिवक्ता है, ये संविधान के आर्टिकल 165 के अंतर्गत किया जाता है। जिस तरह से केंद्र में, सेंटर में आपका आर्टिकल 76 के तहत अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी को नियुक्त किया जाता है और भारत सरकार का कानूनी अधिकार सबसे सर्वोच्च होता है, उसी तरह से एक राज्य का सबसे बड़ा अधिकारी कानून आप बोल सकते हैं लॉ ऑफिसर या कानूनी अधिकार वाला, वो आपका महाधिवक्ता होता है, जिसका आर्टिकल 165 है, इसे एडवोकेट जनरल कहते हैं। इसकी नियुक्ति जो है राज्यपाल करते हैं और सेंटर में जो है राष्ट्रपति करते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, ये वकालत करते हैं सरकार के कानूनों को हाईकोर्ट में। आपका यहाँ पे 2 का राइट आंसर हो जाएगा ये रोहितासाय रॉय, हाल ही में नियुक्त किया गया है। फिर वहीं आपका अगला प्रश्न है कि झारखंड पुलिस की कमान संभालने वाली पहली महिला डीजीपी कौन है। डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस झारखंड की पहली महिला डीजीपी। 3 का करेक्ट आंसर आपका भी होगा तदासा मिश्रा। तो तदासा मिश्रा को झारखंड पुलिस की कमान संभालने वाली पहली महिला डीजीपी बनी है। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2024 से जो है किसे चुना गया, हाल ही में इसे घोषणा किया गया, ये साल 2026 में दिया गया लेकिन ये साल 2024 के लिए है। तो संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2024 के लिए किसे चुना गया है, तो 4 का करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा, गुरु सुशांत कुमार महापात्रा। तो गुरु सुशांत कुमार महापात्रा छऊ से संबंधित है और संगीत नाटक अकादमी साल 2024 के लिए इन्हें पुरस्कृत किया गया, लेकिन दिया गया साल 2026 में। किन 2 बहनों को नचनी फोक आर्ट के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला है। 5 का करेक्ट आंसर आपका सी होगा, भूंता देवी और सोमवारी देवी। ये जो है 2 बहनें हैं, ये नचनी फोक आर्ट के लिए इन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है। आप याद रखिएगा, भूता देवी और सोमवारी देवी। और यहीं आपका जो है संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 24 आपका हो जाएगा महापात्रा, यानी सुशांत कुमार महापात्रा। फिर आपका अगला प्रश्न है, आपका प्रश्न ये है कि बोकारो के किस सीआरपीएफ जवान को शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। तो 6 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, सदाम हुसैन। सदाम हुसैन ये बोकारो के सीआरपीएफ हैं, इसे शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। आप जानते हैं यहाँ हेमंत सोरेन आया था, हेमंत सोरेन के देखिए हम लोग हेमंत सोरेन का आएगा तब उस समय चर्चा करेंगे।
शिबू सोरेन को मरणोपरांत कौन सा पद्म पुरस्कार मिला? तो शिबू सोरेन को मरणोपरांत जो है कौन सा पुरस्कार या पद्म अवार्ड मिला है? तो आप याद रखिएगा, आपका 7 का करेक्ट आंसर यहाँ पे डी होगा, पद्म भूषण मिला है, जो कि 3rd सबसे हाईएस्ट अवार्ड है, सिविलियन को दिए जाने वाला एक प्रेस्टिजियस अवार्ड है। इसे गणतंत्र दिवस के पूर्व संध्या पर घोषणा किया गया और जून के मंथ में इसे दे भी दिया गया। तो आप याद रखिएगा, मरणोपरांत शिबू सोरेन को मरणोपरांत जो है पद्म पुरस्कार, पद्म भूषण अवार्ड दिया गया है। वहीं साल 2025 में पद्मश्री महावीर महतो को दिया गया, महावीर नायक आप जानते हैं। इसी प्रकार से 2024 में चामी मुर्मू को दिया गया और आपका जो है हो जाएगा पूर्णिमा महतो। अगर 23 की बात करें तो जानूम सिंह सोए को दिया गया था और 2025 में अर्जुन अवार्ड से जो है सलीमा टेट्टे को नवाजा गया था। अब हम देख सकते हैं, आपका अगला प्रश्न है कि कल्पना सोरेन को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आपका यहाँ पे 8 का करेक्ट आंसर जो है बी हो जाएगा, वुमेन एम्पावरमेंट ट्रेल ब्लेजर अवार्ड। तो कल्पना सोरेन को ये जो है वुमेन एम्पावरमेंट ट्रेल ब्लेजर अवार्ड से सम्मानित किया गया। अब शिबू सोरेन के बारे में याद रखिए कि इनका 4 अगस्त को पहली पुण्यतिथि मनाया गया। आप वीडियो देख सकते हैं, पूरा डिटेल इनके बारे में 50 प्रश्न है, करंट से रिलेटेड और स्टैटिक जी के दोनों, जो झारखंड से संबंधित है। और इनका जो है 14 फीट का एक मूर्ति स्टेचू अनावरण किया गया है नेमरा में, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा, ये भी आप याद रख सकते हैं। आपका देखिए अगला प्रश्न है कि भगैया यानी भगैया सिल्क का संबंध किस जनजाति से है? ये झारखंड से संबंधित है। इसे झारखंड में हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है, जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। टोटल 11 उत्पाद को 2026 में दिया गया और 2020 में 1 उत्पाद को दिया गया था। झारखंड में टोटल 12 उत्पाद हो गया जीआई टैग से संबंधित, जिसे भौगोलिक संकेतक बोलते हैं। 9 का करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे डी होगा, संथाल जनजाति। तो भगैया सिल्क ये जो है संथाल जनजाति से संबंधित है। आपका अगला है कि कोडरमा का कौन सा प्रसिद्ध खाद्य पदार्थ को जीआई टैग प्राप्त हुआ है? तो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका 10 का करेक्ट आंसर जो है बी होगा, केसरिया कलाकंद है। केसरिया कलाकंद झारखंड के कोडरमा से है, ये एक प्रसिद्ध खाद्य पदार्थ है। इसे जीआई टैग, भौगोलिक संकेतक या फिर आप बोल सकते हैं जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया गया। जादू पेटिया पेंटिंग को भी दिया गया, ये झारखंड से संबंधित है। जादू पेटिया जो है पेंटिंग मुख्य रूप से किस क्षेत्र की कला है? तो आपका 11 का करेक्ट आंसर सी होगा, संथाल परगना की है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसे जीआई टैग या भौगोलिक संकेतक प्रदान किया गया। राष्ट्रीय इटखोरी महोत्सव किस जिले में आयोजित होता है? तो 12 का आपको यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आप याद रखिएगा, आपको यहाँ पे सिंपल आंसर बता दे रहे हैं, आपका ए हो जाएगा, चतरा। चतरा के इटखोरी में इटखोरी महोत्सव भद्रकाली मंदिर में हर साल आयोजित किया जाता है, 2015 से आयोजित किया जा रहा है। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि सरहुल त्यौहार में किस वृक्ष की पूजा की जाती है? तो 13 का करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा, साल वृक्ष। हाल ही में ये मनाया गया, आप जानते हैं कि ये आपका चैत और फागुन के आसपास मनाया जाता है साल वृक्ष, जिसे फूलों का त्यौहार, जनजातियों का सबसे बड़ा त्यौहार है सरहुल त्यौहार। अलग अलग जनजातियों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। साल वृक्ष जिसे सखुआ कहते हैं, झारखंड का राजकीय वृक्ष भी है और ये जो है सौर्य रोबस्टा और झारखंड का स्टेट आप बोल सकते हैं कि ट्री है। देखिए पलामू टाइगर रिजर्व में कौन सा इनिशिएटिव लॉन्च किया गया? तो कौन सा ऐसा जो से पहल शुरुआत किया गया पलामू टाइगर रिजर्व, झारखंड के पलामू टाइगर रिजर्व में पीटीआर में जो इनिशिएटिव लॉन्च किया गया वो आपका सिंपल इनिशिएटिव है, वन्यजीवी दीदी। वन्यजीवी दीदी को अपॉइंट किया जाएगा और कंजर्वेशन में महिलाओं को भागीदारी, और एक महिला को ट्रेनिंग देने के बाद उसको 3000 रुपये पर मंथ दिया जाएगा और लगभग 17 गाँवों के आसपास के महिलाओं को इसमें अपॉइंट किया जाएगा। तो वन्यजीवी दीदी पहल झारखंड सरकार का है और ये पलामू टाइगर रिजर्व में लॉन्च किया गया है, एक बहुत ही अच्छा है। देखिए भारत का पहला, आपसे ऐसे पूछा जा रहा है कि भारत का पहला आधारित एआई आधारित, इसको ऐसे पढ़ेंगे, भारत का पहला एआई आधारित मानव हाथी संघर्ष अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित हो रहा है? तो ये पलामू झारखंड में हो रहा है। ऐसा करने वाला पूरे भारत का पहला राज्य है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और क्वेश्चन क्या है कि भारत का पहला एआई का मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर कृत्रिम बुद्धिमत्ता आप बोल सकते हैं। तो भारत का पहला एआई आधारित मानव हाथी संघर्ष अनुसंधान, इसको बोलते हैं ना ह्यूमन एलिफेंट कन्फ्लिक्ट सेंटर, यानी कि रिसर्च सेंटर कहाँ स्थापित हो रहा है? तो झारखंड के पलामू में हो रहा है और ये भारत का पहला है इस तरह से। अब आपका अगला प्रश्न है कि झारखंड में हजारीबाग को किस क्षेत्र में क्लस्टर के रूप में विकसित किया गया है? और ऐसा करने वाला ये पूरे भारत का भी पहला है। हजारीबाग में, झारखंड के हजारीबाग में यहाँ पर्ल फार्मिंग या मोती उत्पादन के लिए ये जो है क्लस्टर, इसे बोलते हैं अब मोती क्लस्टर या फिर पर्ल फार्मिंग क्लस्टर के रूप में आप बोल सकते हैं, इसका विकसित किया जा रहा है। इसका खेती या फार्मिंग किया जाएगा। 16 का राइट आंसर सिंपल ए होगा, पर्ल फार्मिंग मोती उत्पादन क्लस्टर पर, ये झारखंड के हजारीबाग में होगा। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि डीजीएमएस
का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आपका यहाँ पे 17 का आंसर बी हो जाएगा, धनबाद में। डीजीएमएस का मुख्यालय हेडक्वार्टर धनबाद में है। वहीं आपका अगला प्रश्न है, देख सकते हैं 18 में कि झारखंड T20 लीग 2026 का विजेता कौन रहा? अब झारखंड T20 लीग्स कहने का मतलब झारखंड JPL, यानी कि झारखंड आप बोल सकते हैं झारखंड JPL मतलब वही हो गया JPL यानी झारखंड प्रीमियर लीग। ये पहली बार इनॉग्रल था, पहली बार इसका पहला संस्करण किया गया जिसमें 6 टीमों ने पार्टिसिपेट किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रोबिन मिंज सबसे महंगा खिलाड़ी थे और रांची में इसका आयोजन किया गया। तो झारखंड T20 लीग 2026 का विजेता कौन रहा? तो 18 का सिंपल आंसर बी होगा, छोटा नागपुर रॉयल्स। अब आपका अगला प्रश्न है कि पाक स्ट्रेट को तैर कर पार करने वाले सबसे कम उम्र के तैराक कौन है? तो पाक स्ट्रेट को जो है तैर कर पार करने वाले सबसे कम उम्र के तैराक कौन है? तो 19 का आपका आंसर ए हो जाएगा, ईशांग सिंह। रांची के 7 वर्षीय बालक, ये रांची का 7 वर्षीय बालक है, आप याद रखिएगा, नाम है ईशांग सिंह। ये जो है पाक स्ट्रेट, पाक जलडमरू मध्य को पार किया और 29 किलोमीटर ट्रैवल किया। इस प्रकार से ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में बनाया और सबसे कम उम्र करने वाला कीर्तिमान रचा। 16वीं हॉकी आपका नेक्स्ट है कि 16वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला चैंपियनशिप किसने जीती है? तो 16वीं हॉकी इंडियन सब जूनियर महिला चैंपियनशिप ये झारखंड के द्वारा जीता गया है। तो ये भी प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा। अब हमारा अगला है 21 है। अब हमारा 21 में सिंपल प्रश्न है, आप देख सकते हैं झारखंड हाईकोर्ट के 18वें मुख्य न्यायाधीश जस्टिस महेश चंद्र शरद चंद्र सोनाक ने किनका स्थान लिया? तो किसके स्थान पर बने हैं झारखंड के 18वें मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस? आप बोल सकते हैं झारखंड हाईकोर्ट के, नाम है सोनाक। तो सिंपल 21 का आंसर आपका सी होगा, त्रिलोक चंद्र चौहान का। फिर आपका अगला प्रश्न है, और प्रश्न देखिए सिंपल है कि एडवोकेट जनरल जिसे महाधिवक्ता कहते हैं रोहिता रॉय ने किनका स्थान लिया है? तो 22 का करेक्ट आंसर बी होगा, राजीव रंजन का स्थान लिया है। अगला प्रश्न है कि झारखंड के नए लोकायुक्त कौन बने हैं? तो झारखंड के हाल ही में नए लोकायुक्त जो बने हैं वो 23 का बी होगा, जस्टिस अमिताभ कुमार गुप्ता। तो जस्टिस अमिताभ कुमार गुप्ता झारखंड के नए लोकायुक्त बने हैं और रोहिता रॉय एडवोकेट जनरल महाधिवक्ता बने हैं राजीव रंजन के स्थान पर। फिर आपका अगला प्रश्न है, और प्रश्न ये है कि लोकायुक्त पद झारखंड में कितने वर्षों से रिक्त था? तो लोकायुक्त का पद झारखंड में कितने वर्षों से खाली था? तो 24 का आंसर आपका बी होगा, 5 वर्षों से ये खाली था, कोई इस पद पर नहीं था। फिर है कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार के लिए झारखंड से किसे चुना गया? 25 का आंसर आपका डी होगा, पूना समल और बबीता हेम्ब्रम। तो बबीता हेम्ब्रम और पूना समल, तो इस प्रकार से आप याद रखिए। आपका अगला प्रश्न है कि संगीत नाटक अकादमी का सर्वोच्च सम्मान क्या कहलाता है? तो आपका 26 का भी होगा, अकादमी फेलो कहलाता है, जिसे रत्न कहते हैं। तो अकादमी फेलो रत्न, ये संगीत नाटक अकादमी का सर्वोच्च सम्मान है। आपका अगला है कि संगीत नाटक अकादमी फेलो पुरस्कार की राशि क्या है? 27 का आंसर आपका ये होगा, 3 लाख रुपया है संगीत नाटक अकादमी फेलो पुरस्कार। युवा पुरस्कार की विजेता राशि कितनी है? तो यहाँ पे 28 का क्या हो जाएगा, आपका 28 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। ऐसे भी आपको ये क्लियर नहीं हो रहा होगा कि कौन सा युवा पुरस्कार की विजेता। तो बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार पूछा जा रहा है, यह 25,000 रुपया आपका हो जाएगा। आप देखेंगे तो युवा वाला हम लोग किए थे, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार, तो इसी में कितना राशि दिया जाता है? तो 25,000 दिया जाता है। शौर्य चक्र में कुल कितने चक्र प्रदान किए गए हैं? तो शौर्य चक्र में कुल कितने चक्र प्रदान किए गए हैं? तो आपका 29 का आंसर जो है से हो जाएगा यहाँ पे ए 29। फिर हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए आपका सिंपल क्वेश्चन पूछा जा रहा है और प्रश्न आपका ये है, रुकिए थोड़ा सा, ये क्या है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पद्म अवार्ड्स 2026 में कुल कितने पुरस्कार दिए गए हैं? तो पद्म अवार्ड्स यानी कि पद्मश्री भी बताना है आपको इसमें, और सिंपल आपको पद्म भूषण भी और पद्मश्री भी बताना है। तो टोटल पूछ दिया कुल कितने अवार्ड दिया गया साल 2026 में, 30 का डी होगा, 131 अवार्ड। तो आप याद रखिएगा कि साल 2026 में भारत सरकार के द्वारा टोटल कुल पद्म अवार्ड्स जो है वो 131 लोगों को पुरस्कार यानी ये प्रदान किया गया, और इसमें आपका दोनों तरीके के लोग शामिल है, पद्मश्री के भी, पद्म भूषण के भी और पद्म विभूषण के भी ले। देखिए पद्म विभूषण पुरस्कार जो कि सेकेंड सबसे हाईएस्ट अवार्ड है,
पद्म विभूषण पुरस्कार कितने व्यक्तियों को मिला? तो 31 का आंसर सी होगा। 5 लोगों को साल 2026 में पद्म विभूषण अवार्ड दिया गया। फिर आपका अगला है कि अनसंग हीरोज़, तो अनसंग हीरोज़ श्रेणी में कितने लोगों को पद्मश्री मिला है? तो 32 का करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे बी होगा, 45 लोगों का। फिर आपका अगला प्रश्न है कि कल्पना सोरेन को किस मंच पर वुमेन एम्पावरमेंट अवार्ड मिला है? तो किस मंच से मिला है, किस मंच पर मिला है? 33 का करेक्ट आंसर डी होगा, ब्रिक्स का CCIV एनुअल वुमेन समिट में कल्पना सोरेन को एक अवार्ड मिला है। नेशनल पंचायत अवार्ड्स 2025 में शीर्ष प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा है? 34 का आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा, कर्नाटक। दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास पुरस्कार में कितने श्रेणियों में जैसे काम देखा जाता है? तो यहाँ पे 35 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी 9। फिर हम लोग का अगला है कि नानाजी देशमुख पुरस्कार कितनी पंचायतों को दिया जाता है? नानाजी देशमुख जो पुरस्कार है कितनी पंचायतों को दिया गया है? तो 36 का आंसर सी है, 8 पंचायतों को दिया गया। हजारीबाग में पर्ल कल्टीवेशन सेंटर का नाम क्या है? तो हजारीबाग में जो आपका पर्ल्स कल्टीवेशन सेंटर है उसका नाम क्या है? तो 37 का आपका डी होगा, पर्ल्स एग्रीटेक, देख सकते हैं परी एग्रीटेक ट्रेनिंग सेंटर। तो ये वाला आप याद रखिएगा। वहीं आपका अगला है कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना कब लॉन्च हुई? तो 38 का आंसर आपका यहाँ पे डी होगा, 10 सितंबर 2020 को प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना चालू हुआ था। यूनेस्को के अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर में छऊ को जो है कब शामिल किया गया था? तो ये आपका 2010 में किया गया था, याद रखिएगा। 2010 में यूनेस्को की इंटेंजिबल हेरिटेज या कल्चरल साइट में जो है छऊ को शामिल किया गया था। टोटल छऊ में अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर कितना है? 16 है। इसी प्रकार से हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं कि पुरुलिया छऊ किस राज्य का है? तो 40 का आंसर आपका यहाँ पे क्या होगा? पश्चिम बंगाल का है पुरुलिया, याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट है कि मयूरभंज छऊ की क्या विशेषता है? तो 41 का आपका यहाँ आंसर क्या हो जाएगा? सिंपल आपको याद रखना है कि ए होगा, इसमें मुखौटा नहीं पहना जाता है। मयूरभंज ये कहाँ का है? उड़ीसा का है, आप याद रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट है जादव पटिया, तो जादव पटिया पेंटिंग का संबंध किस समुदाय से है? तो 42 का करेक्ट आंसर डी होगा, संथाल से है। इसे GI टैग दिया गया अभी हाल ही में, झारखंड से संबंधित। कोहबर और सोहराय कला का संबंध किस क्षेत्र से है? कोहबर और सोहराय को 2020 में जो है GI टैग प्रदान किया गया था झारखंड से, और पहला GI टैग प्राप्त प्रोडक्ट है। यह हजारीबाग का प्रमुख है। 2021 में डाक विभाग के द्वारा एक जो है डाक टिकट भी जारी किया गया था। 43 का आंसर आपका ये होगा, हजारीबाग। ये पूछा किस क्षेत्र से संबंधित है, तो हजारीबाग हो जाएगा। वहीं आपका अगला प्रश्न है सरहुल किस ऋतु में मनाया जाता है? जो फूलों का त्यौहार है। तो ये आपका सिंपल क्वेश्चन है, जनजातियों का सबसे बड़ा फेस्टिवल है। आंसर होगा बसंत ऋतु। तो आप याद रखिएगा, यहाँ पे आंसर ये होगा। इटखोरी महोत्सव किस जिले में होता है? हम लोग देख चुके हैं। इटखोरी महोत्सव एक राष्ट्रीय महोत्सव है, चतरा में मनाया जाता है। स्कूल रार, तो स्कूल रार अभियान का मुख्य लक्ष्य क्या है? 46 का करेक्ट आंसर आपका सी होगा, ड्रॉप आउट को रोकना और 100% इनरोलमेंट करना है स्कूल रार। ये हाल ही में अभियान चलाया गया था। देख सकते हैं कि स्कूल रार अभियान किस वायु वर्ग के लिए है? तो 47 का करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ए, 5 वर्ष से लेकर 18 वर्ष के ये वायु के वर्गों के लिए है। हेमंत सोरेन ने किस अंतर्राष्ट्रीय मंच पर झारखंड का प्रतिनिधित्व किया? तो हेमंत सोरेन कहाँ गए थे, किस अंतर्राष्ट्रीय मंच पर गए थे जहाँ झारखंड का रिप्रेजेंट कर रहे थे हेमंत सोरेन? 48 का आंसर आपका डी होगा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम दावोस। तो अंतर्राष्ट्रीय आप याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF में, जो कि आपका इम्पोर्टेंट है। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि हेमंत सोरेन ने किस विश्वविद्यालय में संबोधन किया? तो हेमंत सोरेन ने किस यूनिवर्सिटी में अपना भाषण दिए थे? 49 का करेक्ट आंसर होगा यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड। फिर आपका अगला प्रश्न है कि खेलो इंडिया ट्राइबल गेम का शुभारंभ क्या था, जिसमें झारखंड का भी शानदार प्रदर्शन रहा है? खेलो इंडिया ये पहला गेम था, पहली बार किया गया था छत्तीसगढ़ में। इसमें कर्नाटक टॉप पर रहा है। तो खेलो इंडिया ट्राइबल्स गेम का शुभांकर मस्कट पूछा जा रहा है। 50 का आंसर सी होगा, मोरवीर। फिर वहीं आपका अगला प्रश्न है कि खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स में झारखंड का स्थान कौन सा था? तो 51 का आंसर हो जाएगा तीसरा। झारखंड का पहले खेलो इंडिया ट्राइबल्स गेम जो छत्तीसगढ़ में आयोजित किया गया, झारखंड का रैंक तीसरा है। तो अच्छा प्रदर्शन है, कर्नाटक का प्रथम है। झारखंड की T20 लीग 2026 में कुल कितने टीमों ने भाग लिया? तो 52 का यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, याद रखिएगा 6। जो पुरुषों वाला JPL हुआ था झारखंड प्रीमियर लीग, उसमें 6, और महिलाओं का WPL हुआ था झारखंड
वोमेन प्रीमियर लीग, उसमें 4 टीमें पार्टिसिपेट किया था। यहाँ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका बी हो जाएगा। फिर आपका देखिए अगला प्रश्न है कि पैरा थ्रोबॉल नेशनल 2026 में झारखंड की महिला टीम ने क्या जीता। तो पैरा थ्रोबॉल नेशनल 2026 में झारखंड की महिला टीम ने क्या जीता, तो आपका 53 का आंसर यहाँ पे बी होगा, गोल्ड जो से जीता गया है। फिर आपका अगला है पेशा नियम और कानून से। तो झारखंड में 25 साल के बाद झारखंड में पेशा लागू कर दिया गया। झारखंड में पेशा एक्ट जो है लागू करने का मुख्य उद्देश्य क्या है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। तो 54 का आंसर आपका सी होगा, आदिवासी क्षेत्रों में स्वशासन को सशक्त बनाना है। फिर आपका अगला प्रश्न है कि ऑपरेशन मेगाबुरु। देखिए ऑपरेशन मेगाबुरु हाल ही में चलाया गया था, लॉन्च किया गया था। ऑपरेशन मेगाबुरु झारखंड, इसका संबंध झारखंड से है, लेकिन ये पूछ रहा है कि ऑपरेशन मेगाबुरु का संबंध किस क्षेत्र से है। तो 55 का आंसर ये होगा, सारांडा फॉरेस्ट पश्चिमी सिंहभूम। सारांडा फॉरेस्ट पश्चिमी सिंहभूम में नक्सलियों के विरुद्ध मेगाबुरु ऑपरेशन चलाया गया था। ऑपरेशन पूछा जाता है। हूल दिवस अभी हाल ही में मनाया गया। हूल दिवस जो है कब मनाया गया, तो हूल दिवस कब मनाया गया सो पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे आपका आंसर बी हो जाएगा, 30 जून को। ये जो है सिद्धू कानू को याद किया जाता है 30 जून को, संथाल विद्रोह से संबंधित है। ये हर साल 30 जून को मनाया जाता है। अब देखिए अगला है कि हूल विद्रोह को और किस नाम से जाना जाता है। 57 का आपका डी होगा, संथाल विद्रोह जो है हूल विद्रोह को कहा जाता है। बिरसा मुंडा की मृत्यु हुई थी। बिरसा मुंडा की मृत्यु रांची जेल में हुआ था। आप याद रखिए हैजा या कोलेरा से। फिर जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया जाता है, ये हाल ही में जो है 2025 में मनाया गया। 59 का करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा बी, 15 नवंबर को। फिर आपका देखिए अगला प्रश्न है कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम, जिसे CNT कहते हैं, छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट। तो छोटा नागपुर जो है CNT एक्ट कब लागू हुआ था, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम कब लागू हुआ था। छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट की अगर बात करें तो 60 का आंसर आपका ये होगा, 1908 ईस्वी में झारखंड में CNT या छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम लागू किया गया था। अब यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे आपको पढ़ना है कि जे हब का मुख्य कार्य क्या है, ये क्वेश्चन है आपका। थोड़ा सा आपको यहाँ पे रीड करना है, फिर यहाँ से जे हब का मुख्य कार्य क्या है। तो आपका इसका आंसर यही दिया है कि छात्रों के स्टार्टअप आइडियाज़ को बिजनेस में बदलना। इसका क्वेश्चन भी यही है, आंसर भी यही है। फिर हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। आप देख सकते हैं कि नीति आयोग की फिजिकल हेल्थ रिपोर्ट में झारखंड का स्थान क्या है। फिजिकल हेल्थ मतलब राजकोषीय स्वास्थ्य से संबंधित है, नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है। 62 झारखंड का अच्छा प्रदर्शन है। 62 का आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा ए, तीसरा रैंक है पूरे भारत में। नीति आयोग के द्वारा जारी फिजिकल राजकोषीय स्वास्थ्य या फिजिकल हेल्थ रिपोर्ट में झारखंड का तीसरा है। हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न देख सकते हैं कि स्वर्ण रेखा नदी का ओरिजिन, उद्गम स्थल या पॉइंट कहाँ है। तो ये रांची पिस्का नगरी, आप याद रखिएगा, नगरी रांची के पिस्का नगरी में होता है स्वर्ण रेखा नदी का। फिर आपका टोरी लातेहार में होता है यहाँ पे दामोदर नदी का। तो ये सब आपके लिए इम्पोर्टेंट है। स्वर्ण रेखा नदी की प्रमुख सहायक नदी कौन सी है। तो स्वर्ण रेखा नदी की प्रमुख सहायक नदी पूछा जा रहा है, ये खरकई नदी है। फिर आपका अगला है कि पलामू टाइगर रिजर्व किन 2 जिलों में फैला है। तो ये आपका 65 का लातेहार और गढ़वा हो जाएगा, पलामू टाइगर रिजर्व। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि पलामू टाइगर रिजर्व की स्थापना किस वर्ष हुआ था। तो 66 का डी हो जाएगा, 1974 में, तो याद रखिएगा। फिर आपका अगला प्रश्न है कि पलामू टाइगर रिजर्व में झारखंड टाइगर सेंसस के लिए किसका उपयोग हुआ। तो पलामू टाइगर रिजर्व में टाइगर सेंसस यानी कि बाघ की जनगणना के लिए किसका प्रयोग किया गया। तो 67 का डी होगा, पग मार्क्स, तो फुट प्रिंट्स, ये आपका जो है इम्पोर्टेंट होगा। फिर आपका है कि सरायकेला छऊ की मुख्य विशेषता क्या है। तो 68 का आंसर ये होगा, मुखौटा या मांस का उपयोग, यही सरायकेला छऊ का मुख्य विशेषता है। पुरुलिया छऊ में किस प्रकार के मुखौटे होते हैं। तो 69 का करेक्ट आंसर आपका बी होगा, बड़े और कलात्मक होते हैं पुरुलिया छऊ में ये मुखौटे, और इसमें जो है मुखौटा का उपयोग तो होता ही है। फिर आपका अगला प्रश्न है, आप देख सकते हैं कि जादू पटिया पेंटिंग में किसका चित्रण होता है। 70 का राइट आंसर डी होगा, पौराणिक कथाएं और लोक कथाएं।
फिर आपका अगला है कि इटखोरी किस धर्म का संगम स्थल है। तो इटखोरी किस धर्म का संगम स्थल है। 71 का सी हो जाएगा। हिंदू, बौद्ध और जैन तीनों धर्मों का एक संगम स्थल है, पवित्र स्थल है। सरहुल त्यौहार को और जो है किस नाम से जाना जाता है। तो 72 का करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा बी। बाहा पर्व कहा जाता है मुंडा जनजाति में सरहुल त्यौहार को। अलग अलग जनजातियों में अलग अलग नाम से इसे जाना जाता है। सिंपल है। झारखंड का एकमात्र नेशनल पार्क कौन सा है। तो झारखंड का एकमात्र अगर नेशनल पार्क की बात करें तो आपका हो जाएगा बेतला नेशनल पार्क। दलमा सेंचुरी जमशेदपुर में है, ये आपका पूर्वी सिंहभूम। याद रखिए महुआ टाउन सेंचुरी कहाँ है, लातेहार में। आपका अगला है कि दलमा वन्यजीव अभयारण्य से कौन सी नदी गुजरती है, जो कि पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर में है। 74 का आंसर आपका सी होगा। स्वर्ण रेखा गुजरती है दलमा वन्यजीव अभयारण्य। अब आपसे नेक्स्ट है कि DGMS किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो ये क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं, श्रम और रोजगार मंत्रालय के अधीन आता है। आपका अगला प्रश्न है कि DGMS की स्थापना जो है कब हुई थी। तो 76 का राइट आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा, 1902 ईस्वी में। अब आपका अगला प्रश्न है कि NCC का नया डायरेक्टर झारखंड के अलावा और किस राज्य को मिला है। तो आपका 77 का यहाँ पे राइट आंसर बी होगा, आंध्र प्रदेश। फिर आपका अगला है कि NCC की स्थापना किस अधिनियम के तहत जो है हुई थी। 78 का करेक्ट आंसर सी है, NCC एक्ट 1948। फिर देखिए आपका बहुत कम प्रश्न बचा हुआ है कि झारखंड में कितनी भाषाओं को संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग रही है, यानी कि मांग चल रही है। इस प्रकार से आपका यहाँ पे 79 का आंसर डी होगा, कुड़माली, हो और कुडुक आदि भाषाओं का। फिर आपका अगला है कि शिबू सोरेन ने कितनी बार लोकसभा सदस्य के रूप में कार्य किया। तो 80 का आंसर क्या होगा, आप कमेंट कीजिए, ये आपके लिए है कि शिबू सोरेन कितनी बार लोकसभा से संसद रहे थे। तो इस तरह से हम लोग 80 प्रश्न कंप्लीट किए। तो चलिए इसका पार्ट 2 में हम लोग बहुत जल्द मिलेंगे, वहाँ भी स्ट्रैटेजी का और करंट अफेयर जैसे प्रश्नों को कवर करेंगे। इसी में से आपको कुछ क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा, ऐसा नहीं कि आप कहीं वो अलग पूछा जाएगा। तो इस प्रकार से इसका कमेंट करके बताइए, अगर आप जानते हैं तो आपके कमेंट को ज़रूर पिन करेंगे। इधर आंसर है जो हम आपको बता चुके हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।